भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष रजनीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव शशि जी, एसोसिएशन के सचिव रंजन जी, आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित हमारे सभी साथी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, कमिश्नर्स, सारे अधिकारीगण, मेरे परिवार के सदस्यगण, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा रंजन को। इनको मैंने बुला करके कहा कि अगर आप विदाई का सोचते हैं तो मैं यहाँ पे 13 तक हूँ और 10 मेरे लिए 10 तारीख के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि आज मेरे कज़न के बेटे की सगाई है आज शाम को, तो मेरे परिवार के सारे सदस्य आज होंगे। तो मैं चाहूँगा कि मेरे परिवार के सदस्य जो मेरी पूरी इस यात्रा के सहभागी रहे हैं वो भी भाग लें तो बहुत अच्छा होगा। तो धन्यवाद रंजन, आज आपने लंच के समय रखा, क्योंकि आज शाम को वो सगाई का कार्यक्रम है और कल सुबह मेरा बेटा जो बॉम्बे से है, कल सुबह बॉम्बे वापस चला जाएगा, सारे के सारे परिवार के साथ उसको चले जाएंगे। तो मेरे परिवार के लोग जो मेरे पूरी यात्रा के सहयोगी भी रहे, साथी भी रहे, मेरे हमेशा एक संबल भी रहे हैं, वो रहे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद सर, एंड धन्यवाद रजनीश टू अकोमोडेट मी। दूसरा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पहले बार, ऐसे तो मैंने पिछले 2.5 साल में बहुत फेयरवेल्स किए, तमाम सारे अधिकारियों को फेयरवेल्स किए, अपने पूर्वाधिकारी आर.के. तिवारी से लेकर के जितने सारे लोग थे, सारे लोगों के फेयरवेल किए। और मुझे बहुत बुरा लगता था कि उसमें कुछ चुनिंदा 5-7 अधिकारी आते थे, फिर उनके बैचमेट या कुछ ऐसे नजदीक लोग, बाकी लोग आते भी नहीं थे। लेट मी एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। आपके साथ पिछले 2.5 साल की यात्रा उत्तर प्रदेश में, मैं जब 30 दिसंबर 2021 को यहाँ पे मुख्य सचिव की पदभार ग्रहण करने के लिए आया, तो पहला मैं एयरपोर्ट से उतरकर सीधा जो है चुनाव आयोग पूरा का पूरा उपस्थित था, उनसे सुशील चंद्रा जी से मेरी बात हो गई थी। एयरपोर्ट से सीधा मैं वहां पे पहुंचा योजना भवन और पहली मेरी बैठक हुई योजना आयोग में पूरे आयोग के साथ, जिसकी ब्रीफिंग मैं पहले ही ले चुका था। और उसके बाद आकर के मैंने ज्वाइन किया, फॉर्मली ज्वाइन किया। वहां से यात्रा प्रारंभ हुई और ये यात्रा 30 जून को समाप्त हुई। ऐसा नहीं, यात्रा तो मेरी बहुत पहले प्रारंभ हो गई थी। यात्रा तो अगस्त 1984 में 1984 में जब मैं मसूरी एकेडमी में गया था ज्वाइन करने के लिए, और 1985 में जब मैं बनारस में पहली बार प्रोफेसर के तौर पे ज्वाइन किया था, वहां से मेरी उत्तर प्रदेश की यात्रा प्रारंभ हुई। और जो 40 साल हमने किया उसमें लगभग 16 साल से थोड़ा ज्यादा मैं भारत सरकार में कार्य किया, अलग अलग लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे, एडिशनल सेक्रेटरी पे और भारत सरकार के सचिव के लेवल पे। मैं समझता हूं कि भारत सरकार में किसी एक सचिव को एक विभाग में इतना लंबा कार्यकाल किसी को नहीं मिला होगा। 4 साल 7 महीने से भी ज्यादा मैं सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तौर पे रहा। और मेरे लिए भी जब मैं वहां पे सचिव बना, तो जैसा कि हमारे अमृत अभिराज बता रहे थे, पहले 2 मंत्रालय होते थे, दोनों को जोड़ करके पहले एक मंत्रालय होता था नगर विकास मंत्रालय, जहां मैं एडिशनल सेक्रेटरी था, और दूसरा कूपा होता था हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी डिवीजन। दोनों को जोड़ करके पहला नाम महुआ जो बना। इनफैक्ट जब मैं सचिव बना तो मेरा नाम सचिव के तौर पे किया गया, लेकिन किस विभाग का सचिव है ये भी नहीं देखा था। मुझसे पूछा गया कि नाम क्या रखा जाएगा, मैंने कई सारे नाम भेजे थे, जिसमें से वहां से कुछ और ही नाम आया। और इतनी मुझे खुशी हुई जब नाम महुआ बनकर गया, तो लोगों ने कहा साहब इतना हंस क्यों रहे,
मैंने हमारे सारे अधिकारी अमृत वगैरह सब लोग जब थे, जब वहाँ से आदेश आए पीएमओ से कि ये मंत्रालय का नाम महुआ होगा, जो मैंने नहीं सोचा, ये मंत्रालय वहीं से नाम बन करके आया था। जब महुआ आया, मेरे साथ आप भी थे, मीना भी थे, कई सारे हमारे बहुत सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। जब ये लोग जब आदेश आया, मैंने बुलाया, मैं इतनी खुश हुआ। तो लोगों ने कहा साहब आपको महुआ में इतनी खुशी क्यों हो रही है, ऐसा नाम आ गया। हमने कहा देखो मैं तो गाँव वाला हूँ, और गाँव में महुआ एक जिंदगी का आसरा होता है। हम महुआ खाते भी हैं, महुआ कुछ लोग पीते भी हैं, महुआ की छाया भी कुछ लोग लेते हैं, और महुआ की लकड़ी का भी उपयोग करते हैं। तो मुझे एक बार दोबारा अपने गांव में पहुंचने का मौका मिल गया। इस मंत्रालय का नाम जो महुआ रखा, मेरी रोम रोम से खुशी जुड़ गई कि ये हमारा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन नाम रखा गया। लेकिन उससे मैं दोबारा एक बार अपने गाँव की छाया में पहुंच गया। मैं समझता हूँ अमृत बजाज को क्षण याद होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप सोचो कि गांव में कोई पैदा हुए छोटे से गांव में, आप मेरे गांव में जाओगे तो मुश्किल से 250-300 की आबादी होगी। अब तो बड़ी गांव सभा बन गई है, अब तो उसकी आबादी बड़ी हो गई है, लेकिन हमारे गांव के 200-300 की आबादी होगी। उस छोटे से गांव में पैदा होकर के और पेड़ के नीचे में पढ़ना प्रारंभ किया। ये नीम का पेड़ था, तो ये आम का पेड़ था, तो ये बरगद का पेड़ था। हम पेड़ के नीचे पढ़ना, कुल मिलाकर के 1.5 कमरे का हमारा स्कूल हुआ करता था। आज मुझे गर्व है कि वो स्कूल एक स्मार्ट स्कूल है। वहाँ पे 5-6 कमरे हैं, उसमें मैंने भी बहुत सारा योगदान दिया है, और वहाँ स्मार्ट क्लास भी होता है। लेकिन उस जमाने में 1.5 कमरे का कपड़ेला कमरा होता था, और हम लोग सब पेड़ के नीचे पढ़ते। पानी बरसा, सब छुट्टी भाग ली। बहुत गर्मी हुई, सब लोग छुट्टी भाग गए, क्योंकि हम लोग को कहीं बैठने की जगह नहीं थी। वहां से शुरू करके अपनी यात्रा में अगर मुख्य सचिव के तौर पर अंत करता हूँ, और भारत सरकार के गांव से निकल करके अर्बन सेक्रेटरी बनकर के, और मैं बता दूं कि पूरे देश भर में, पूरे देश का कोई इलाका नहीं होगा जहां मेरी छाप नहीं होगी। कोई इलाका, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप जाएंगे, आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात के अंत तक आप जाएंगे, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां मेरी छाप नहीं होगी, जहां लोग मुझे याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक के साथ मैं जुड़ा था। तमाम सारे, जैसे मैं यहाँ जिलाधिकारियों का नाम मैं जानता था, मुख्य विकास अधिकारियों का नाम मैं जानता था, ऐसे में अमृत जिसको बताएंगे कि मैं म्युनिसिपल कमिश्नर्स के नाम जानता था। सीधे उनसे मैं बात करता था। पूरे देश भर के सीधे म्युनिसिपल कमिश्नर्स मेरी बात हुआ करती थी। जो हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी थे, उनके वीसी से मेरी डायरेक्ट बात हुआ करती थी, क्योंकि सीधा सीधा संवाद जब होता है तो काम होता है। तो सोचो कि उस गांव से निकल करके वहां तक पहुंचना, और यहाँ पे मुख्य सचिव के लिए चलने के लिए, ये कोई सोच नहीं सकता। मैं ये सब कुछ सारा का सारा जो अपनी जो यात्रा है, इस यात्रा परम पिता परमेश्वर के नाम में उसको समझता हूं कि अगर वो मेरे साथ हमेशा खड़ा था, आज भी मेरे साथ खड़ा है, और उसी की शक्ति से मुझे अमृता बताए कि हमारी जो प्रमुख स्टाफ अफसर में नित्य कमरे में आने के बाद सबसे पहले परमेश्वर को कहता हूं, आज के मुख्य सचिव आप हो, मैं नहीं। आज मेरा काम आप कर रहे हो। जब मैं पढ़ता था तो मेरे इम्तिहान लिखता था तो कहता था कि आप मेरा इम्तिहान लिख रहे हो, मैं नहीं लिखने वाला, मुझमें तो कोई ताकत नहीं है, मुझमें कोई शक्ति नहीं। जो कुछ भी काम कुछ था, अगर कृपा नहीं होती तो गांव से निकल करके भारत सरकार की स्कॉलरशिप लेकर के, और मैं सीधा रांची पहुंच गया। कभी मैं किताब अगर लिखूंगा तो किताब में मैं बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर की इतनी बड़ी कृपा थी। नहीं तो गांव से मैं क्या कर सकता था? अधिक से अधिक गांव में लेखपाल बन जाता, अधिक से अधिक प्राइमरी स्कूल का मास्टर बन जाता, पढ़ने में बहुत अच्छा तो इंटर कॉलेज हमारा था जहां मैं पढ़ता था, वहां का मास्टर बन जाता। बाकी यात्रा तो मैं सोच भी नहीं सकता था, ये मेरे सोच की बिगाड़ है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए वो यात्रा बना रखी। और इसीलिए हमेशा पिछले 40 साल और आज भी हमेशा मैं उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं, जिसने मुझे इतनी शक्ति दी, मुझे सोचने के लिए कहा कि तुम अनंत हो, तुम्हारी कोई सीमाएं नहीं है, तुम उन ऋषियों के संतान हो जो आज से 6000 साल पहले, 8000 साल पहले भी बहुत कुछ सोच लेते थे, बहुत कुछ देख लेते थे जो आज लोग नहीं देख पाते। चाहे हमारे ऋषि वशिष्ठ हो, ऋषि विश्वामित्र हो, ऋषि भारद्वाज हो, तुम उन ऋषियों के संतान हो जो कि धरती के भीतर नीचे क्या है वो भी देख सकते थे, धरती के ऊपर क्या है वो भी देख सकते थे, आसमान के ऊपर क्या है उसको भी देख सकते थे। तुम उन ऋषियों के संतान हो, तुम्हारे अंदर उन्हीं ऋषियों की खून बहता है, उन्हीं का तुम्हें डीएनए है, इसलिए तुम अपने आप को बांधो नहीं, ऊपर सोचो, आगे बढ़ो।
और उसी ताकत ने, उस परमेश्वर की ताकत ने मुझे ये मेरी पूरी 40 साल की यात्रा मैं कह सकता हूँ, ये पूरा का पूरा 40 साल मेरा स्प्रिंट था, पूरा दौड़ रहा था। आप सोच नहीं सकते हो, जब मैं एसडीएम था बरेली में, अगर मैं कभी लिखूंगा कि बरेली का एसडीएम था, आज भी मैं वहां बरेली अगर आऊं ना जाऊं तो हजारों लोग वहां इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक के साथ मेरा एक एक आदमी से व्यक्तिगत संबंध है। दिल के साथ मैंने दिल लगा करके एक एक आदमी के लिए काम किया, चाहे मैं एसडीएम रहा हूं, चाहे चित्रकूट में एडीएम रहा हूं। आज भी मैं चित्रकूट में एडीएम में जाऊं, आज चित्रकूट में इतने सारे लोगों को याद रहेगा कि देखो साहब आपने ये किया, ये किया, ये किया। क्योंकि जब मैं मुख्य सचिव बना, मुख्य सचिव बनने के बाद तमाम सारे लोग मुझसे शेयर करना प्रारंभ किया, साहब आपने हमारे यहाँ स्कूल बना दिया, ये कॉलेज बना दिया, आपने ये पानी की सुविधा कर दी, आपने सड़क की सुविधा बना दी, आपने मंदिर का रास्ता बनवा दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें पूरे दिल के साथ लग करके, या आज भी मेरे पास तमाम सारे हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर जो कहीं जाते हैं मुझे मैसेज करते हैं कि साहब आपकी वजह से मैंने इतना सारा परिवर्तन किया, जिस तरह की मैंने अपने नगर में किया, आज मेरे आगे आने वाले समय के लिए होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह केवल एक ही इच्छा थी कि भगवान ने जो मुझे काम दिया है, मैं उसके प्रति पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ जो मैं दे सकता हूं, जिसको मैं दे सकता हूं, वो मैं करता हूं। ये भावना मुझे या तो ईश्वर की प्रेरणा से या मेरे अपने खुद के पिताजी से है। मेरे पिताजी एक साधारण से कक्षा 7 पास था, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जो ब्लॉक होता हमारा विकास खंड में बाबू हुआ करते थे। जब वो रिटायर किए तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस के बड़ा बाबू थे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस के वो हेड क्लर्क हुआ करते थे। लेकिन एक बहुत संत आदमी, बहुत ज्यादा उनकी एक आध्यात्मिक चेतना थी। मेरी माँ तो जो है अनपढ़ थी, वो अपना दस्तखत भी नहीं कर सकती थी, कुछ पढ़ लिख नहीं सकती थी, लेकिन बहुत ही भगवान भक्ति थी। मैं समझता हूँ कि इस महीने में कम से कम 15-10 दिन तो वो व्रत में ही रहते थे। जब मैं आईएएस में मेरा सिलेक्शन हुआ, आईएएस में मेरा जब चयन हुआ और मैं आईआईटी से अपने गांव पहुंचा, सुबह मैं अपने गांव पहुंचा तो मेरे पिताजी देख करके मुझे बिल्कुल, वो तो गांव में ही रहते थे, रिटायर हो चुके थे, 3 साल पहले 4 साल पहले रिटायर हो गए थे। वो 81 में रिटायर थे, मैं 84 में सिलेक्शन हुआ मेरा। जब मैं गांव पहुंचा, पिताजी के जब मैंने चरण स्पर्श किए, मुझसे लिपट कर रोने लगे। उनको इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि कुछ कह नहीं सकते थे। उन्होंने इतने सारे अधिकारियों को देखा था, उनके साथ वो काम किया था, जो उनके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर हुआ करते थे, जिलाधिकारी हुआ करते थे, उन सबको देखा था, उनके दूर से देखा था। और हम लोग तो जिलाधिकारी लोगों को या जो हमारे जो बड़े आईएएस अफसर होते थे उनको लोग दूर से देखते, वो देखो आईएएस अफसर, ऐसे हमें दिखाया जाता है। इसका उन्हें आभार भी लगा, मेरा बेटा भी आईएएस अफसर बना। लेकिन जब मैं आईएएस बन करके जब अपने गांव में मैं पहुंचा और पिताजी का सवेरे सवेरे ट्रेन से जाकर के अपना गांव छुआ, तो पिताजी मुझसे 2 बातें उन्होंने कहा जो मैं बार बार कई मौकों पे लोगों को मैं शेयर कर चुका हूं। मैं आज से भी शेयर करूंगा, ये मेरे दिल के अंदर बैठी वो 2 बातें। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा मुझे मालूम नहीं तुम कैसे आईएएस अफसर बन गए। हो सकता है कुछ लोग कहें कि बच्चे का जो अचीवमेंट होता है वो माँ बाप के पुण्य से होता है, तो कुछ हमने एक अच्छा काम किया होगा, तो तुम्हारी माँ ने अच्छा काम किया होगा, इसलिए तुम आईएएस अफसर बन गए होगे। हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि तुम्हारे कुछ पूर्व कर्म ऐसे होंगे, पूर्व जन्म में तुमने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे जिसका तुम्हें लाभ लेकर के आज तुम्हें भगवान ने आईएएस की कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन तुम बन गए हो, बहुत अच्छी बात है, आज हम सब तुमको दुआ देते हैं। लेकिन तुम मेरी 2 बातें कभी नहीं भूलना अपने पूरे जिंदगी में, और वो 2 बातें मेरे साथ बध गई, हमेशा के लिए आज भी बनी है और मेरे पूरी जिंदगी भर के लिए बधी रहेंगी। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम 2 बातें कभी नहीं भूलना। पहला, तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे भलाई करने के, तुम लोगों की भलाई कर सकते हो, समाज की भलाई कर सकते हो, किस वर्ग विशेष की भलाई कर सकते हो, अपने देश की भलाई कर सकते हो, अपने प्रदेश की भलाई कर सकते हो। जब तुम्हें भलाई करना हो, बहुत ज्यादा सोच विचार मत करना, बहुत ज्यादा एनालिसिस मत करना, तुम अपना दिल खोल करके ऐसा काम करो जिससे हर कोई का तुम कल्याण कर सको। जितना भला कर सकते हो उतना भला करो। और वो मेरा हमेशा आदर्श रहा पिताजी की बात। जहां भी मैंने कोशिश की
किसी भी प्रकार की अगर कोई कठिनाई आती है, बहुत चैलेंजेस आते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी ने कहा कि अब आपने सेंट्रल विस्टा के बारे में बात की। सेंट्रल विस्टा पूरा का पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद था। मैं नहीं समझता, कितने लोग मुझसे कहते थे, मेरे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर कहते थे, डीएस तुम पागल हो जो तुम इस प्रकार का काम ले लिए, ऐसा काम लेना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको कोई करने नहीं देता। बहुत लोग मुझे बहुत 9 केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थे, और एक पागलपन के साथ में बैठा हुआ अपने घर पे बैठ करके हर एक केस का पूरा कैसे मैंने सारी की सारी चीजें, एक चीज जब मैं फाइनल करता था वो सुप्रीम कोर्ट में लगती थी, और उसका नतीजा हुआ कि सारे के सारे केसेस खत्म हो गए। एक बार तो ये है कि कोविड के समय में लोग हाईकोर्ट पहुंच गए, और हाईकोर्ट पहुंच करके उन्होंने, और मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे बड़े बड़े लोग, IAS अफसर, ऐसे लोग जो भारत सरकार में सचिव रहे, पहले गवर्नर रहे, बहुत पुलिस के सीनियर अफसर हैं, फॉरेन सर्विस के बहुत सारे अफसर हैं, अगर आप देखो जाकर के देखो, ऐसे लोग, बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, वो लोग जब इसकी खिलाफत करते थे, बड़ी बड़ी चीज लेकर होते थे, वो हाईकोर्ट पहुंच गए कि कैसे ये हाईकोर्ट के, ये कोविड चल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है। उसके बाद जो जब मेरे पास फोन आया सॉलिसिटर जनरल का कि ऐसा आज केस आ गया, हमने कहा सर चिंता मत करिए, कल मैं आपको सारा जवाब देता हूं। और जो जवाब दिया, आपको जान करके खुशी होगी कि हाईकोर्ट ने 3 लाख रुपए फाइन लगाए उनके ऊपर, 3 लाख रुपए फाइन लगाए, क्योंकि मेरा काम चल रहा, उसको काम को रोकने के जो वो काम कर रहे थे, और उसको बकायदे ऑर्डर थे। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 लाख तो बहुत कम फाइन है, तो उसमें 10 लाख लगाएगा, केस विड्रॉ करो। उनको 3 लाख रुपए देना पड़ा, क्योंकि समस्याएं तो आती हैं, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बगैर समस्या के सोल्यूशन निकल सकता है, समस्याएं तो आती हैं। लेकिन हमने जो सीखा पिताजी से कि कल्याण करने के लिए इरादा हो तो आप तरीके निकालते हैं। आप पूछिए अमृत से, जो है जब मैं सेक्रेटरी बना भारत सरकार की, और मेरी पहली जो है प्रगति हुई, पहली प्रगति में हाउसिंग फॉर ऑल, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अनजाना था। मैं तो अर्बन डेवलपमेंट का था जिसमें हाउसिंग नहीं हुआ करती थी, और पहली प्रगति में प्रधानमंत्री जी को मुझे फेस करना था हाउसिंग फॉर ऑल को लेकर, और उसमें मैंने कितनी तैयारी अमृत से मैंने सीखी, सारी गहराई में घुस करके एक चीज को देखा, समझा, ताकि प्रधानमंत्री जी कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, मुझे पूरी तरह तैयार होना। और पता चला कि फिर ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आ गया कि जिसके लिए मैं तैयार ही नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि दुर्गा शंकर जी, आपके लिए ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप 1 करोड़ से ज्यादा मकान बना रहे हैं, क्या आप दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में नहीं ला सकते? तो मेरे अंदर का जो एक IAS अफसर था, वो सीधा जवाब दिया, जो सामान्य तौर पे हम लोग जवाब देते हैं, हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे सर, हम तो एक बड़ी सी एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक एग्जीबिशन को हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसमें हम सारे दुनिया भर के बुलाएंगे लोगों को, बुला करके उसमें लोग देखेंगे और देख के हो जाएगा। बोले नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मैंने देखा, उनके साथ काम करके मुझे इतना आनंद आता, इतना उनकी गहराई से सोच, उन्होंने कहा नहीं, इससे काम नहीं करें, कुछ और सोचिए, ऐसा कुछ सोचिए कि इस देश में दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी आए। तो उसमें मैंने कहा सर बिल्कुल मैं सोचूंगा सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उसके बाद मेरी यात्रा प्रारंभ हुई, और बाकी कहानी आपको अमृत समझाएंगे कि कैसे हमने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज को पैदा किया, और आज भी अमृत के पास वो एक पन्ना होगा जिसमें मैं एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट में बैठ करके लाल शाही से सारा का सारा पूरा डायग्राम बना दिया, और वही डायग्राम आज हिंदुस्तान में इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी ला दिया है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि रैपिड भी है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, जो टेक्नोलॉजी रेजिलिएंट टू डिजास्टर भी है, ऐसी टेक्नोलॉजी, और उसके आधार पर इतने नई चीजें प्रारंभ हो गई, क्योंकि ये केवल मुझे लगता है कि भगवान का ही आशीर्वाद है, मुझ में वो ताकत नहीं है, मुझ में वो कोई शक्ति नहीं, ये सारा भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि मेरे मन में सोच थी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी ने सोचा, और सोचने के बाद उस चीज को हमने कहा कि इसको करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश का यहां का उदाहरण देता हूं, जब हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में निर्णय लिया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया जाएगा, फरवरी में किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य क्या दिया? 10 लाख करोड़। हमने पूछा अरविंद से, अरविंद अब तक कितना हुआ मैक्सिमम? 80,000 करोड़। मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य 10 लाख करोड़, 80,000 करोड़ और 10 लाख रुपए कोई तुलना ही नहीं, क्या संभव है? लेकिन मैंने अरविंद से कहा, अरविंद
अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जो एक संत है और संत के मुंह से निकली हुई वाणी, मैं तो प्रधानमंत्री जी जो कहते थे उसको सॉल्व कर ही देता था। एक बार इसको भी हम लोग करके देखेंगे और उसके बाद अरविंद के साथ बात हुई कि हम लोग सब कुछ भी करेंगे 24/7 डिजिटल, एवरीथिंग, सारा डिजिटल करेंगे और धीरे धीरे सोल्यूशन निकल गया। और क्या रिजल्ट निकला? 35.5 लाख करोड़। हमने तो सोचा था 10 लाख करोड़ और निकला 35.5 लाख करोड़, जो हमारी सोच के बियॉन्ड था। क्योंकि एक बार आप सोचोगे तो फिर सोल्यूशन निकलता ही चला जाता है, केवल उस गहराई के साथ। और कई बार तो मैं सोचता हूँ जब मैं सवेरे सवेरे मेडिटेशन में बैठता हूँ तो बहुत सारे सोल्यूशन मुझे मेडिटेशन में मिल जाते हैं, क्योंकि दिमाग में इतने सारे प्रश्न हम डाल देते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर मुझे सुबह सुबह मेडिटेशन में मिल जाता है। ये हमारे अंदर इतनी ताकत, तो मैं कह रहा था जो मैं 40 साल से स्प्रिंट लगा रहा था, आपने 2.5 साल का मेरा स्प्रिंट देखा होगा। जो लोग मेरे साथ काम किए होंगे, मुख्यमंत्री, जब मैं मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव हुआ करता था मायावती जी के साथ, मेरे उस स्प्रिंट को आपने देखा होगा। जिन लोगों ने मुझे देखा होगा, शशि ने देखा मुझे, जब मैं मुख्यमंत्री जी के साथ प्रमुख सचिव हुआ करता था, शशि ने मुझे काम करते हुए देखा है कि हर मुश्किल काम जितने होते थे वो सीधे सीधे मुझे बुलाकर शशांक शेखर सिंह जी कहते थे डीएस तुमको सॉल्व करना है, और मैं फिर लग जाता था। क्योंकि मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि दुनिया का कोई भी ऐसी समस्या है जिसका निदान नहीं है। सारी समस्याओं का जड़ आपका दिमाग है, और दिमाग में अगर जड़ता है तो फिर सोल्यूशन नहीं निकल सकता। अगर दिमाग खुला हुआ है तो सारे के सारे सोल्यूशन निकल जाएंगे। ऐसे ही मैं, जो हमारे पिताजी ने दूसरी बात कही, पहली बात उन्होंने कही कि तुमको कल्याण करना है, दिल खोल करके कल्याण करना, कभी अपने दिल को छोटा मत करना, हमेशा बड़ा सोचना, बड़े काम करना, छोटी सोच में मत पड़ना। क्योंकि उन्होंने बहुत अनुभव के साथ कहा होगा, बहुतों को देखने के बाद कहा होगा। और दूसरी बात उन्होंने मुझसे कहा, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, मेरी जिंदगी की वो एक लकीर थी, और हमेशा मुझे एक तरह से, मेरी तरफ से लाइट हाउस थी मेरे पिताजी की वो बात। उन्होंने कहा, बेटा तुमको बहुत सारी जगह जज की कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, तुम्हें निर्णय लेने पड़ेंगे जो कि किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, उसकी जिंदगी जा सकती है, उसकी रोजी रोटी जा सकती है, उसका सब कुछ खत्म हो सकता है, उसको तुम बर्बाद भी कर सकते हो, उसको तुम आबाद भी कर सकते हो। लेकिन जब कभी तुम्हें ऐसे निर्णय लेने हो तो तुम एक बार नहीं 10 बार सोचना, और सोचना कि जो तुम करने जा रहे हो निर्णय, उस निर्णय से उसका क्या असर पड़ने वाला है। और 10वीं बार जब तुम सोचना तो तुम अपने आप को उस आदमी की जगह पे डाल करके देखना कि अगर तुम उसकी जगह पे होते तो क्या तुम उस निर्णय को स्वीकार करते। क्योंकि अंदर से हर कोई, जिसके मन के अंदर, हर आदमी के अंदर सतचित आनंद है। हम सबके अंदर एक ईश्वर बैठा हुआ हमें जानता है, चाहे दुनिया हमें देखे या न देखे। ऐसे तो हम आईएएस के लोग हमेशा सिर्फ होते हैं, एंड वी आर इन द आइवरी टावर, हमेशा कोई ना कोई हमें देखता रहता है। बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा, सब कुछ देख रहा है, सबको पता होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को उस आदमी की जगह पे डाल के देखना, और तुमको मन में आएगा कि अगर ये करने तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, उसके मन को, उसके चेतना को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो अपने को अपराधी मानता है, बाहर से आवरण लगा रखा है। तो उसके अपराध बोझ से तुम उसको मुक्त करोगे अगर तुम्हें पनिशमेंट दे दोगे। मैंने इसे भी एक लकीर बना दी, और हमेशा कोशिश की कि हमारे हाथ से ऐसा किसी का नुकसान न होने पाए जिसको जो है, मैं अगर उसकी जगह पर होता तो उसको स्वीकार नहीं करता। नतीजा यह है कि मैंने बहुत लोगों के खिलाफ, बहुत लोगों को नुकसान करना पड़ा सेवा में। आप छोटी सी जैसे कैसे एडवर्स एंट्री हो सकती है, किसी को सस्पेंड करना हो सकता है, किसी के खिलाफ FIR हो सकता है, किसी को पीटना भी हो सकता है, बहुत कुछ किया मैंने, जेल भी गया, सब कुछ किया। लेकिन जिसको किया है वो सब मेरे भक्त हैं। आपको बता दूं कि वो सारे के सारे मेरे भक्त हैं, वो आते मेरे पांव भी छूते हैं, इसलिए कि साहब आपने मेरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि मेरे मन के अंदर कोई दुर्भावना नहीं है, मेरे मन के अंदर कोई भी किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं था कि मैं इस आदमी को कुछ ऐसा कर। मेरे मन में केवल एक ही भाव थी, भगवान की चेतना थी कि मैं इस आदमी को सुधार कर दूंगा। अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स मैं सैकड़ों दे सकता हूं अपने सर्विस से, लेकिन ये जो 2 बातें मेरे पिताजी से मैंने सीखी, हमेशा के लिए करते हैं। मुझे जो लगता है, जो ये 40 साल की सेवा, 40 साल की सेवा में जो मैं भागता चला गया,
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं कहीं रुका नहीं, कभी भी छुट्टी भी नहीं लिया मैंने। मेरी फैमिली मुझसे, एक तरफ मुझे अपने पिता से, माता से मुझे संस्कार मिला, तो मेरे गुरुओं से संस्कार मिला, देशभक्ति का भाव मुझे अपने गुरुओं से मिला, बचपन से मिला। दूसरे तरफ मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी धर्मपत्नी मीरा जो सामने बैठी है, मेरे 2 बिटिया जो नुपुर और जो दूसरी बिटिया दूसरे घर से आई है आकांक्षा, मेरा बेटा अटल और मेरा दामाद, ये सब मेरे संबल थे। इन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा, बहुत जगह कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हमेशा मेरे साथ खड़े रहे कि बाबा तुम काम करो। उन्हें मालूम था क्योंकि मैं इस जितने के साथ काम कर रहा हूं, और हमेशा मैंने माना है कि परिवार तो हमारी शक्ति होता है। उस भाव के साथ ये पूरा का पूरा ये हमारी यात्रा, जो 40 साल की यात्रा, मैं समझता हूं मेरी पत्नी तो मुझसे भी कहीं ज्यादा बिजी है, मुझसे ज्यादा व्यस्त है। अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्र लेवल पे है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्राष्ट्रीय है। सी वर्क विद यूएन। अभी तो कम हो गया, नहीं तो पहले तो पता था दुनिया भर में महीने के जो कम से कम 15 दिन तो टूर पे ही रहते थे, लेकिन तब भी उसका लाभ मिला और हमारे बच्चे पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बन गए। मुझे वो वक्त भी मिला जब मेरी 2.5 साल की बिटिया थी सोनभद्र का, मैं जब कलेक्टर था, मेरे साथ रहती थी और मेरी पत्नी कानपुर में काम करती थी। आती थी सर, फ्राइडे की रात में वहां पर पहुंचती थी, हम लोग रिसीव करने जाते थे, तो मेरी बेटी कहती थी चलो पापा मम्मी को छोड़ आए। ये भी बात है। और मैं बिटिया को अपने साथ रखता था और वहां के सारे अखबारों में छपा करता था, नुपुर बिटिया आज वहां गई, कल वहां गई, यहाँ गई। या जब मैं आगरा में कलेक्टर था, मेरा बेटा 2.5 साल का था, तमाम सारे जगह आगरा में कलेक्टर था, मेरे गोद में जा रहे थे, यहाँ पे ये साहब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, ये अटल बेटे मेरे गोद में बैठे हुए, ऐसे काम करते। क्योंकि परिवार हमारा एक बहुत बड़ा शक्ति था, और हम समझते सारे के सारे लोगों को इस बात का रखना चाहिए, जब तक परिवार आपके साथ नहीं होगा तब तक आप और ज्यादा ताकत नहीं दे सकते। ये सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, मैं समझता हूं कि मुझे बहुत मौका मिला, दुनिया भर घूमने का मौका मिला। कम से कम 60 देशों तो मैं गया ही होगा, मैं भी उससे भी ज्यादा गया हूं। 1/3 या आप कह सकते 1/3 से ज्यादा देशों को मुझे देखने का मौका मिला, और जहां भी गया बड़ी गहरी नजर से चीजों को देखा। मुझे इस सेवा के बराबर ऐसी कोई सेवा दुनिया में नहीं मिली। अगर भगवान की, अगर एक प्रकार से समझो भगवान की आराधना करनी हो, इससे बेहतर और कोई सेवा हो नहीं सकती। इतनी बड़ी लोक सेवा जिसमें आप लोगों की जिंदगी को इतनी खुशहाली दे सकते हो। आप सोचिए कि जब कोविड का भी जिक्र किया अमृत अभियान में, कोविड में मैं तो अर्बन सेक्रेटरी था। एक दिन फोन आया मेरे पास पीएमओ से कि आपको एक कमेटी में आपको स्पेशली इनवाइट किया गया। मैंने कहा क्यों? तो हो सकता है आपको कोई नई जिम्मेदारी दी है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ, उस मीटिंग में आ जाता हूँ। मैं उस मीटिंग में पहुंचा, मुझसे पूछा गया कि क्या आपको पीएसए प्लांट लगाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मैंने कहा सर, सारे पीएसए प्लांट तो अर्बन एरिया में लगते हैं और अर्बन एरिया मेरा क्षेत्र है, आप बिल्कुल दे दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। और क्यों मैंने ऐसा कहा? मेरा जवाब ये भी हो सकता था कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो इससे अर्बन से क्या लेना देना, ना हाउसिंग है ना अर्बन। उस समय में कितने लोगों को मरते हुए देख रहा था। ख्याल होगा शशि को कितने बार मैंने कॉल किया था, शशि इनको फला अस्पताल में पहुंचा दो। अवनीश को कितने बार कॉल किया था, इतने सारे लोगों को मैं यहाँ कॉल, डीएम यहाँ पे था अभिषेक, उसको मैं कॉल करता था, सब इतने सारे लोग, आगरा में कॉल करता था, लखनऊ में कॉल करता था, जहां जहां लोगों को मरते हुए देखा मैंने ऑक्सीजन के बगैर। मैंने कहा भगवान ने मुझे क्या अच्छा काम दिया, चलो लोगों को ऑक्सीजन अगर मैं दे सकता हूं, कितनी जिंदगी में बचा लूंगा। इस भावना के साथ जब मुझसे पूछा, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम की, क्या आपको पीएसए का काम दे दिया जाए? मैंने कहा सर बिल्कुल दे दीजिए, ये तो सारा अर्बन एरिया में बनता, गांव में तो बनता नहीं, और मैं पूरा का पूरा कर लूंगा। क्या कर लोगे? हमने कहा सर बिल्कुल कर लूंगा, आप निश्चिंत होकर के मुझे ये काम दे दीजिए, मेरे लिए सौभाग्य होगा। क्योंकि मेरे मन का जो दिल के अंदर जो दुख हो रहा था, लोगों को मरते हुए देख करके, मैं कुछ लोगों को जिंदगी दे दूंगा तो बहुत खुशी होगी। और उसके बाद, क्योंकि ये उस समय सोचा गया था कि जब प्रधानमंत्री जी ने जब पहला कोविड का चरण आया था, उस समय 150 से ज्यादा 151 उन्होंने सैंक्शन किए थे पीएसए प्लांट। पता ही नहीं था कि कहां लगना है, और दूसरा आ गया जब इतने लोग मरने चालू हो गए।
क्योंकि पहले किसी ने कहा कि दिल्ली में नहीं लगी, पता चला पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगे। और इस बार तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ 1200-1400 सैंक्शन कर दिए। कैसे लगेंगे? मैंने कहा बस उसके बाद मैंने ब्रीफिंग ली पीएमओ से कि किन कहाँ लगाना, कैसे लगाना, क्या करना। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, मैं लौट के आया, मैंने अपनी ज्वाइंट सेक्रेटरी थी तारा, वेरी फाइन ऑफिसर फ्रॉम गुजरात गार्डन, फैंटास्टिक ऑफिसर, आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हर। अभी वो एडिशनल सेक्रेटरी उसी मिनिस्ट्री में, इतनी ज्यादा डेडिकेटेड ऑफिसर बहुत कम मुझे दिखते हैं। और दूसरा रवि अरोड़ा, अनदर ऑफिसर फ्रॉम गुजरात गार्डन, जो कि डायरेक्टर स्टेट हुआ करता था, उसको विजन का प्रॉब्लम है, वो देख नहीं सकता चीजों को, फोटो खींच करके नजदीक से देख सकता, दूर का चीज देख नहीं सकता। वो मेरा डायरेक्टर स्टेट, मैंने दोनों को बुलाया। मैंने कहा देखो मैं तो अपने भाव में बह गया, अब तुम दोनों मेरे से पास सलाह हो और मुझे इसे अगले 3 महीने में कराना, पूरे देश भर में पीएसए प्लांट लगाना। और आपको जान करके खुशी होगी, 90 दिन के भीतर भीतर पूरे देश भर में एक साथ 1251 पीएसए प्लांट का ऋषिकेश एम्स में हम लोगों ने उद्घाटन कराया प्रधानमंत्री जी से। और यही नहीं बल्कि पीएसए प्लांट को पूरा सिस्टम ऑटोमेट करने के लिए एनआईसी सिस्टम बना दिया। कहां कहां मुझे रात में दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता था। कितनी सारी फैक्ट्री जगह जगह आदेश करके कि ये सारा ब्लॉक कर दो, रोक दो, ये कर दो, वो कर दो, ये दीवार तोड़ दो, यहां ये बना दो, क्योंकि लोगों की जिंदगी बचानी थी। एक जुनून था, वो जुनून साबित हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने जब ऋषिकेश में जब सारे प्लांट्स को चालू किए तो केवल 1251 तो सरकारी थे, इतने सारे प्राइवेट उसके चक्कर में इतने सारे बन गए कि कम से कम 3-3.5 हजार लग गए थे। बहुत खुशी हो रही थी। ऐसी प्रकार से दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरनर बना, जेएस फॉरनर नया बना था नवंबर 2004 में, जेएस फॉरनर में वहीं पे डायरेक्टर हुआ करता था। पहली मीटिंग हुई, वो पता चला कि लोगों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत सारा वो हल्ला मचा हुआ था, ओसीआई मिलना, ये करना, वो करना, और बहुत सारे एप्लीकेशन आके पड़े हुए थे। कुछ लोगों को प्रेशर थे इसके बारे में। मैंने पूरा एक केस स्टडी लिखा हुआ, अगर आप चाहोगे तो IIT के जर्नल में मेरे केस स्टडी को देख सकते हो। आप सोचिए कि नायर साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम थे उस समय मनमोहन सिंह जी के, उन्होंने मीटिंग बुलाई। मेरे सेक्रेटरी थे दुग्गल साहब। दुग्गल साहब ने कहा कि भाई नायर साहब पास चलना है, तुमको ये तुम्हारे यहाँ इतना सारा पड़ा हुआ, 2000 से ज्यादा एप्लीकेशन पड़े, एक भी आज तक तुमने सैंक्शन नहीं किया। हमने कहा सर अभी जुमा 4 दिन हुए मुझे ज्वाइन किया, मैं कहाँ से सैंक्शन करूंगा? तो बोले कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत प्रेशर है उनका, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बहुत प्रेशर है, करना है इसको तुरंत, सारे 2000 करना है। क्योंकि मनमोहन सिंह जी जो है प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी में होती है, वो प्रवासी भारतीय दिवस में इसको देना चाहेंगे। मैंने पूरा अध्ययन किया, मैंने कहा तो सारा चंडू खाने की गपे हैं, ये तो कभी संभव ही नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल, जो बना हुआ है जो एप्लीकेशन, इट इज इम्पॉसिबल, इट विल नेवर टेक ऑफ। जैसे आप हवाई जहाज का हवाई अड्डा बनाइए और हवाई जहाज के अंदर उसको पंचर कर दीजिए तो टेक ऑफ ही नहीं कर सकता। मैंने अपने जब एक दिन के बाद दुग्गल साहब से मिला, मैंने कहा सर ये तो पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट टेक ऑफ, इट्स माई चैलेंज। जो भी बनाया सब कुछ बेकार की चीज है। तो कहा तुम्हारी हिम्मत है कहने को नायर साहब को? मैंने कहा सर बिल्कुल, इसमें हिम्मत की क्या बात है, मैं बिल्कुल कहूंगा और इसका सोल्यूशन भी मैं दूंगा। और मैं बोल रहा हूं ये सारे डॉक्यूमेंटेड है, आई रिटन इन द केस स्टडी इन द IIP जर्नल। चलो मेरे साथ। तो वहां पे मैं गया, श्याम शरण जी फॉरेन सेक्रेटरी, मिस्टर कृष्णा सेक्रेटरी ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, और तमाम सारे सीनियर ऑफिसर्स, दुग्गल साहब, ये सब लोगों के बीच में मैं पीछे बैठा हुआ था, दुग्गल साहब के पीछे। जब सारी बात हुई, ये हुआ कि क्या होगा, क्यों नहीं हो पा रहा है OCI, क्यों यहाँ पे होम मिनिस्ट्री शांत बैठी हुई है, कुछ कर नहीं रही है। तो दुग्गल साहब ने कहा सर मेरा ज्वाइंट सेक्रेटरी अभी नया ज्वाइन किया है, ये बताएगा इसके बारे में। बताओ मिश्रा क्या बताना है तुमको? मैंने कहा सर जिस तरह से बना है OCI का जो बना है ये पॉसिबल नहीं है, और अगर आज मैं 1-2 कर दूं आपके कहने से तो आगे ये 2 के आगे 5 भी नहीं हो पाएगा। बोले तो क्या सोल्यूशन? हमने कहा सर सोल्यूशन है कि मुझे 1 साल दीजिए, 1 साल के भीतर भीतर ऐसा कर दूंगा कि ये पूरा देश भर में चलेगा और ऐसा चलेगा कि इसको कोई रोक नहीं पाएगा। बोले तुमको इतना कॉन्फिडेंस? हमने कहा बिल्कुल सर इतना कॉन्फिडेंस।
तो बोले पर इतने तो वो हमारे कर्नाटक कैडर के कृष्णा साहब हुआ करते थे, ओवरसीज में दुनिया भर घूम घूम करके एप्लीकेशन इकट्ठा करा रहे थे। उन्होंने कहा सर बहुत रिवोल्ट हो जाएगा वहां, तो सब लोग कह रहे हैं वाजपेयी जी सब जगह बोल के आए थे उसे नई सरकार आई है और नई सरकार के आते होगा कि उसे किसी को नहीं मिलेगा, तो सारा रिवोल्ट हो जाएगा, बहुत बहुत इसके भारत सरकार की बेइज्जती होगी। तो बोले तो इसका क्या जवाब? हमने कहा सर अपन को हम ऐसा कर देते हैं कि हम एक छोटा सा स्पीच लिख देता हूं मैं, और उसमें लिखता हूं कि अभी तक तो OCI केवल 12 देशों को मिलता, जो बड़ी बड़ी कंट्री है, अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, ऐसी ऐसी कंट्रीज के लोग जो हिंदुस्तान से उनको मिलता है, मिलने का आदेश है। हम बाकी सारे कंट्रीज के लिए भी कर दें। क्या गलती है अगर कोई आदमी नाइजीरिया चला गया? क्या गलती है कोई थाईलैंड चला गया? इसमें क्या गलती है? हम पाकिस्तान बांग्लादेश को मानते हैं, आप मान लीजिए वहां का नहीं करेंगे, तो पहला चीज तो मान गए कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सबको मिलना चाहिए। हमने कहा दूसरा चीज सर ये OCI का ये एप्लीकेशन है, उससे मिलेगा क्या उस आदमी को? कुछ नहीं मिलेगा, पता ही नहीं कि क्या मिलेगा। तो कोई केवल लोग मूर्ख हैं जो कि OCI लेंगे, तो पहला चीज बताओ तो उससे मिलने वाला क्या है? पहले बिल्कुल ठीक बोल रहे। हमने कहा तीसरा चीज जो है ये बताइए कि इसमें आपको OCI जो अगर होने के लिए उस कोई भी आदमी जो अमेरिका का सिटीजन है वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्यों अपनी एलिजियंस लेगा? और वो अगर रह रहा है कहीं पे दूर, कहीं अलास्का में रह रहा है, वो आएगा क्या न्यूयॉर्क आएगा अपना अंडर सेक्रेटरी के सामने साइन करने के लिए आएगा, एफिडेविट लेने आएगा? कोई नहीं आने वाला। सारा सिस्टम डिजिटल होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 2004 की। तो बोले कि ये भी तुम ठीक कर। हमने कहा सर आपको इजाजत दे दी कि अब मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, मनमोहन सिंह जी वही स्पीच में अपने अगर बोल दें या उसको बदल करके आप जैसा कहें उसे बोल दें, और उसके बाद मुझे मौका दें। तो उससे कृष्णा साहब कहते हैं कि सर वो सब तमाम सारे, मैंने तो एक सेशन रख रखा OCI सेशन में लोग खा जाएंगे। मैंने कहा सर आप अगर इजाजत दें तो मैं उस सेशन को चेयर करता हूँ, मुझे चेयर करने दीजिए, और 1 साल में आपको गारंटी करता हूँ आपको ऐसा OCI बना कर दूंगा जो कि लोग हमेशा याद रखेंगे। एंड मिस्टर नायर, थैंक्स टू हिम, उनको मेरी बात समझ में आ गई, उन्होंने इस बात को समझ लिया। और एक यंग ऑफिसर नया ज्वाइन सेक्रेटरी, जुमा मुझे कुछ 5-7 दिन पहले मैं ज्वाइन सेक्रेटरी बना था, इतनी किसी में हिम्मत नहीं, मैं डायरेक्टर से ज्वाइन सेक्रेटरी बना था, किसी को हिम्मत भी नहीं हुई। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है तुम लिख के लाओ बेटा। अब वो मैं बेटा पे आ गया हूँ, लिख के लाओ बेटा, और मैं एक पैराग्राफ लिख के दे गया, और वर्बेटिम मनमोहन सिंह जी ने उसको बॉम्बे के जो प्रवासी भारतीय दिवस में पढ़ के उसको किया, और फिर वो सेशन में जिसको मैंने चेयर किया, आपको खुशी होगी जानकर के उत्तर प्रदेश का अधिकारी, इतनी तालियां पड़ी कि हर कोई मेरे पास आ गया कि अरे तुम कहां से तुम ऐसे आइए सब। और उसके 1 साल के बाद हैदराबाद में जब मैंने OCI लॉन्च किया तो पहले कानून में बदल दिया, सिटीजनशिप एक्ट बदल दिया, सिटीजनशिप रूल्स बदल दिया, पूरा का पूरा जो सारे इंस्ट्रक्शन बदल दिए, और पहले बार हिंदुस्तान का एक यूनिवर्सल वीसा बनाया जिसमें फोटो भी था, सिग्नेचर भी था, जिसके लिए मैं नासिक में जाकर के पूरा डिजाइन कराया। पहले बार ऐसा हिंदुस्तान में हुआ जो कि यूनिवर्सल वीसा बना, बहुत सारी फर्स्ट टाइम हुई, और मैं जाकर के सारी चीज ऑनलाइन कर दी, कंप्लीट डिजिटल सिस्टम। किसी को पता ही नहीं है कि जो अप्लाई करते और जो फॉर्म 16 पन्ने का फॉर्म था, 4 पन्ने के फॉर्म में पूरे परिवार का OCI बनने लगा। फालतू कितनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें कैप्चर की हुई थी जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। और नतीजा ये हुआ कि जो मैंने OCI का जो पहला OCI हैदराबाद में हमारे उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो दिया, मंच पे मैं भी हूँगा, अगर आपको पुराना देखोगे फोटो जो उसमें देखोगे मैं हूँगा, मलय मिश्रा जो होंगे, हमारे सेक्रेटरी जो होंगे, जब वहां पे पहला दिया, आज 50 लाख से ज्यादा OCI है, और कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इतना स्मूथ सिस्टम, डिजिटल सिस्टम बना हुआ है कि किसी को पता भी नहीं कि कहाँ चलता है, कहाँ क्या होता है, कैसे होता है। और मेरी अगर चलती, मैं तो उस समय ये आइडिया था, मैं बात कर रहा हूँ 2004, आज तो आपकी सोच बहुत बदल चुकी है। 2004 में मैंने उसमें मैं कहा था कि सर कोई पासबुक की जरूरत नहीं है, केवल एक छोटा सा कार्ड देते हैं, डिजिटल कार्ड दे देते हैं, उसी में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। लेकिन लोग बोले नहीं, वही हमारे जो कर्नाटक कैडर वाले अधिकारी थे, कहते नहीं जब तक पासबुक नहीं मिलेगी, जब तक पासपोर्ट नहीं मिलेगा इसका OCI का, तब तक लोग सोचेंगे कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने कहा सर एक छोटा सा पॉकेट जैसे क्रेडिट कार्ड होता है उस टाइप का ले लीजिए, उसी से काम चल जाएगा। केवल वो चीज मेरी बात नहीं मानी गई, लेकिन हर बात मेरी मानी गई, और नतीजा आज 50 लाख का तो उसका कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे संतों की, ये हमारे ऋषियों की भूमि, और उनका DNA हमारे अंदर जब काम करता है
तो हम ऐसे काम कर सकते हैं। केवल एक मन में सोच होनी चाहिए कि हमें सोल्यूशन देना है। यू कैन बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू कैन लीड टू द सोल्यूशन, और यू कैन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अभी हमें अजय बताएगा, यहाँ पे जब अयोध्या में राम मंदिर के लेकर के इतना सारा अयोध्या का काम चल रहा था, कितनी सारी समस्याएं लेके आ रहे थे। अगर आप सीधा सोचो तो सोल्यूशन यूं निकल जाता है। अनिल अभी बताया कि अभी प्रयागराज के लिए सड़क को लेकर के जो प्रॉब्लम होती है, अगर आप सोचो तो सोल्यूशन यूं निकल जाता है। मन में सोच साफ होनी चाहिए। अगर आपका भाव एक ही चिंता हो कि मैं कैसे इस लोक सेवा, क्योंकि मेरे लिए तो पूजा था ये पूरा 40 साल, मेरे बच्चे बताएंगे कि ये मेरे लिए पूरा पूजा था। पिछला 40 साल बगैर थके बगैर रुके मैं लगातार सब कुछ करता चला गया, और आज मेरे माइंड में बिल्कुल एक बड़ा सा शून्य बन गया है। तो ये 40 साल की यात्रा के बाद एक बड़ा सा शून्य बन गया, उसमें कुछ भी भर सकता है, कुछ भी भर सकता है। और कुछ भी भरने के पहले मेरी बात है कि मैं राष्ट्र भक्त हूं, देश के प्रति पूर्ण समर्पण है। अब तक मैंने देश के लिए काम किया, आगे भी देश के लिए काम करता हूं, क्योंकि वही मैंने सीखा है कि शून्य के अंदर भीतर में कुछ भी भर सकता हूं, तमाम सारी चीजें भरी जा सकती हैं। क्योंकि आज मैं जब 40 साल बाद जिस को छोड़ा, मैंने उस दफ्तर को छोड़ा, आपने उस दफ्तर को भी देखा होगा, जो ऊर्जा मैंने देने की कोशिश की, मुख्य सचिव के ऑफिस को, मुख्य सचिव के कार्यालय को देने की कोशिश की, लगातार बगैर सोचे। रात में सवेरे 9 बजे पहुंचता था, रात में 9 बजे के बाद ही निकलता था, और कभी 11 बजे मेरे ट्वीट्स, आप मेरे अगर ट्वीट्स अगर पढ़ते हो देखते हो सोशल मीडिया पे, वो सारे ट्वीट्स में रात में 11 बजे 10:30 बजे वो मैं लिखा करता था, वो खुद लिखता था। ये भी नहीं कि हमारा जो हमारे साथ अटैच टीम वो करती थी। एक एक ट्वीट, एक एक भाषा मेरी हुआ करती थी। पहले मैं बोल देता था, वो कुछ बनाता था, फिर मैं सुधार करता था, उसके बाद ट्वीट्स होते थे। और तभी संभव है। ये सेवा दुनिया की सबसे अच्छी सेवा है, और इसको जो प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं, वो कहते हैं कि यही एक पब्लिक सर्विस है। बाकी सब तो एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट तो बहुत लोग करते हैं, नौकरी बहुत लोग करते हैं, ये नौकरी नहीं है, ये सेवा है। और सेवा भाव के आधार से होनी चाहिए। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा एक चीज कहकर कि आपको हमेशा ये बात को सोचना चाहिए, ये परमेश्वर ने बहुत बड़ा आपके साथ उसकी, क्योंकि मैं तो उसी भक्ति भाव से काम करता हूं, ये बहुत बड़ी कृपा है कि आपको ये पद दिया है। बट इस बात का गुमान कभी मन में मत रखिए, कभी नहीं। मुख्य सचिव भी बनने के बाद, चाहे कुछ भी बनने के बाद, ये अगर मन में भाव आ जाएगा कि हम तो बहुत बड़ी चीज हो गए, आप उसी दिन सेवा से बाहर हो गए, सेवा से निवृत्त हो गए। आपको सेवा के पार्ट ही नहीं रहे। आपसे बड़े काबिल लोग बाहर घूम रहे हैं। अगर आप खुद आंख घुमा करके देखोगे तो आपके साथ पढ़ने वाले, आपके साथ रहने वाले, आपके आगे पीछे वाले बड़े बड़े काबिल लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। मैंने बहुतों को देखा है, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को देखा है, जो कि बहुत ताकतवर आकर के मेरे सामने, जो है भारत सरकार में, जब मैं होम मिनिस्ट्री में जब ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरेनर हुआ करता था, बहुत सारी चीजें मैं देखा करता था। बहुतों से मैंने इंटरेक्ट किया है, वो कहते थे डीएस मैंने मौका खो दिया, मैं अगर उस समय था तो शायद ये कर सकता था। मौका है हम सबको बहुत कुछ करने का, और स्पेशली आज जब देश इतना ज्यादा मौका दे रहा है, इतने सारे इनोवेशन, मैं तो अगर गिनना चालू करूं तो एसडीएम से लेकर के आज तक इतने इनोवेशन किए, इतने सारी चीजें, जो पीएम स्वनिधि की आपने बात बताई, जो पीएम स्वनिधि, जो मैं प्रधानमंत्री जी का कितना शुक्रगुजार, उन्होंने मुझे मौका दिया। बहुत लोगों ने कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, कैसे कर सकते हो, ये संभव है क्या, कोई बैंक वाला देगा? आज बैंकों के चेयरमैन जब मुझसे बात करते हैं, कहते हैं सर आपके जुनून को तो मैं देख करके दंग रह गया था, कैसे आपने काम किया। प्रधानमंत्री जी जब स्वनिधि के बारे में बोलते हैं, मन में कितनी एक अच्छी सी भाव बढ़ता है। ये समाज का जो सबसे गरीब है, जो नैनो है, नैनो एंटरप्रेन्योर है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर तो सब करते हैं, सबसे नैनो एंटरप्रेन्योर, सबसे छोटा एंटरप्रेन्योर, उसकी मदद करने के लिए, और आपको जानकर के खुशी होगी कि 80 लाख से ज्यादा लोगों को फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक मिल चुका है। जो लोगों को संभव लगता था, इतने सारे लोग डिजिटल माध्यम से पूरे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ये नहीं सोच सकता था, लेकिन ये संभव है, इसी सेवा में संभव है।
और ये ऐसी पहली एक ऐसी स्कीम थी भारत सरकार की, कंप्लीट डिजिटल। और आई बिलीव, ऑलवेज बिलीव, ये मैंने जब छोटे उस सर्विस में भी था, जब मैं वाइस चेयरमैन और अलग अलग हर जगह मैंने कोशिश किया डिजिटलाइज करने की चीज़ों को, जिससे कि लोगों को ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो सरकार जो देने की कोशिश कर रही है वो उनको मिलनी चाहिए। तो मैं आप सबसे बड़ा भी हूँ। एक ऐसा भी वक्त था जब मैं पूरे देश का सबसे सीनियर मोस्ट IAS अफसर हुआ करता था। पूरे देश के IAS अफसर को, रंजन को मालूम है, पूरे देश के IAS एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हुआ करता था। जैसे रजनी साहब उत्तर प्रदेश के, मैं पूरे देश के IAS एसोसिएशन का पूरे 1.5 साल तक अध्यक्ष रहा, क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट IAS अफसर हुआ करता था। लेकिन तब भी लोगों से मेरा केवल एक ही भाव होता था, ये ऐसा भगवान ने आपको मौका दिया है, इस मौके को मत खो। और आज और ज्यादा मौका बढ़ गया है जब पूरा देश विकसित भारत बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। आज मौका और बढ़ गया जब उत्तर प्रदेश एक अपनी इकोनॉमी को 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं, 4 टाइम्स करना चाहता है। आलोक ने कितनी मेहनत की हमारे साथ, ये आज की डेट में हम $300 बिलियन से क्रॉस कर गए। आलोक, थैंक यू आलोक, यू हैव बीन डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। इनफैक्ट हर कोई के साथ पीछे हमारा हर्ष बैठा हुआ, उसको मालूम है कि कैसे उस कमिटमेंट के साथ हम लोग जेवर एयरपोर्ट पे लगे हुए, पार्थ कैसे हम लोग इनके जो हेल्थ सिस्टम में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। हर एक के साथ में जब देखता हूँ तो हर एक के साथ एक एक काम करके जो मुझे लगता है कि किसके साथ कैसे कैसे क्या क्या चीज करके लगते हैं। अरे दूसरे अनिल जो है वहां पे कैसे इनका आउटसोर्सिंग के बारे में, या हमारी जो हमारी जो अटल जो विद्यालय उसके बारे में कैसे लगे, एक एक चीज को देख करके मन के अंदर संतोष होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आज मेरा पूरा का पूरा मस्तिष्क शून्य बन गया। अब इस शून्य में बहुत सारे देश की जो वो शक्ति, जिससे मैं अपने देश की दोबारा एक बार, जो 40 साल पहले मैंने सेवा की थी, एक बार दोबारा उसी भक्ति भाव से, एक बार दोबारा उसी ईमानदारी और सच्चाई के साथ मैं लग जाऊं। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, उस मौके को देख रहा हूं कि कहां से मैं इस देश को फिर से मैं उस ताकत को दे सकूंगा जो पिछले 40 साल से मैंने ली है। इनफैक्ट मैं इस देश का बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप से हुई है, सारी की सारी। मेरे बचपन से जो मैं गांव से निकला 12 साल की उम्र में, उसके बाद सारी की सारी पढ़ाई मैंने स्कॉलरशिप से हुई है। सब जगह मुझे सरकार ने मेरा हाथ थामे रखा, इसलिए मैं वहां पहुंचा, इसलिए और ज्यादा ग्रेटफुल फील करता हूं। तो मैं एक बार दोबारा अपने एसोसिएशन को, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हो, आप सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, इस मौके को मत खोइए। बहुत बड़ा मौका आपके हाथ में है। नहीं तो बाद में मैंने बहुतों को देखा है आगे, मैं अपने यूपी कैडर के भी लोगों का नाम बता सकता हूँ जो मेरे पास आके कहते थे DS मैंने मौका खो दिया। ऐसा मौका नहीं आने देंगे। मैं आज आप सबके सामने मैं अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे परिवार हमेशा मेरी ताकत रही है। इसके बावजूद कि मेरी पत्नी जो है 24 देशों में जहां तहां होती थी, वो पता है टिम्बकटू जिसका नाम नहीं सुना, वहां से होती थी और सीधे सीधे यहाँ आती थी, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे हुआ करते थे जब मैं प्रमुख सचिव हुआ करता था। ऐसे जो है हमारे सारे गुरुओं का, जिन्होंने मेरे अंदर बहुत सारा अच्छे संस्कार दिए। मैं अभी भी जाता हूँ, उनके चरण छूता हूं तो बहुत कम ही बचे हैं, ज्यादातर वो काल कौलित हो गए। मेरे माता पिता का सबसे अंत में, तो मेरे पहले भगवान तो मेरे माँ पिता ही थे। उन्होंने ही, इसके बावजूद कि उनकी कम शिक्षा थी, उन्होंने ऐसे संस्कार डाले जो मैंने आपसे शेयर किया। और उसी नाते मैं जो कुछ भी कर पाया वो कर किया हूँ, और आगे जो कुछ भी कर सकता हूँ वो करता रहूँगा। एक बार सारे लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुला करके आपसे कुछ चंद बातें शेयर करने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद।